संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। राशिद जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। तो आजकल हम जिस तरीके से पॉलिसी मेकिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे। तो जो आज के दौर की पॉलिसी मेकिंग है वो शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स पर? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि सरकार ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है कि वो अपनी इमेज कैसे बेहतर बनाए और कैसे सत्ता में बाकी रहे। जो पिछले 11 सालों में सरकार का सबसे गलत सोच रही वो ये रही कि चूंकि उनके पास अक्सरियत है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी वो अपने कानून पास करा लेते हैं। उनकी परेशानी ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप आ गई है। बगैर मशवरे के वो फैसले करते हैं, कानून बनाते हैं। अगर मैं कोई कानून आपके लिए बना रहा हूं तो आपसे मशवरा करना चाहिए कि यह कानून आपके हित में है कि नहीं है। मैं कैसे फैसला कर दूंगा कि यह कानून आपके हित में है? आपने 3 तलाक कानून बनाया, जबरदस्ती आपका कहना है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। आपने मशवरा किया, मुस्लिम रिलीजियस लीडर से मशवरा किया, आपने मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर से मशवरा किया? आप खुद ही फैसला करेंगे? आपने किसानों का कानून बनाया, 2 साल तक हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा रहा, 500 किसान मारे गए और आप ये शोर मचाते रहे कि ये कानून तो किसानों के हक में है। किसान से बगैर पूछे आप कानून बना रहे हैं और जबरदस्ती थोप रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसानों के हक में है। वो बरसात में, गर्मी में, जाड़े में सड़कों पर बैठे हैं, मर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही आपको। पिछले 75 सालों में लगातार इतना बड़ा प्रोटेस्ट शायद कोई भी नहीं हुआ है। और अल्टीमेटली फिर आपने जब इलेक्शन नज़दीक आया तो आपने कानून को वापस ले लिया। शाहीन बाग में लोग बैठे रहे, उन्हें सबको देशद्रोही बता दिया आपने बहुत सारे लोगों को आज भी जेल में डाल रखा है, उनकी जमानतें तक नहीं हो रही। वो प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे। तो ये सरकार जो भी कुछ करती है वो इस तरह करती है जैसे कोई डिक्टेटर करता है। आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर का, वहां पे 7-8 लाख फौज आपने लगा दी। 80-90 लाख आबादी है, उस पे 8 लाख फौज आप लगा रहे हैं। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपने जेल के अंदर डाल दिया। आपने फारूक अब्दुल्ला बंद कर दिया, उमर अब्दुल्ला बंद कर दिया, मुफ्ती महबूबा बंद कर दी, जिसके साथ खुद आपने सरकार बनाई थी, और 370 ख़त्म कर दिया। हमने कभी नहीं कहा कि 370 ख़त्म मत कीजिए। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, देश का हर नागरिक मानता है। लेकिन कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको इत्मीनान में लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, बातचीत करने के बाद कोई कदम उठाइए। तो पिछले 11 सालों से लगातार ये हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि जो उनकी मर्जी होती है उसको वो सही मानते हैं और बग़ैर किसी मशवरे के फैसले करते चले जाते हैं। जी, मैं आगे अब आपसे पूछना चाहूँगी डीमोनेटाइजेशन को लेकर। आपके ओपिनियन में जो डीमोनेटाइजेशन था वो एक इकोनॉमिकल रिफॉर्म या फिर एक पॉलिटिकल स्टैंड? वो एक बहुत बड़ा सरकार का गलत कदम था। आपको अगर डीमोनेटाइजेशन करना था, आपने कहा था कि इससे 2 बातें आपने कही थी। एक तो कहा था आपने काला धन ख़त्म हो जाएगा जी। दूसरा आपने कहा था कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी करते हैं, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। न काला धन ख़त्म हुआ, आतंकवाद तो आपने अभी देखा है कि अभी कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर क्या हुआ है। कुल देश के अंदर गालिबन 15 लाख
42,000 40,000 करोड़ नोट जो सरकार ने बंद किए थे वो मार्केट के अंदर थे। आप ताज्जुब करेंगे कि सारे का सारा पैसा आ गया 10-12 हज़ार करोड़ को छोड़ के। मेरे ख्याल से 20,000 करोड़ वापस नहीं आए। तो क्या देश के अंदर सिर्फ 20,000 करोड़ काला धन था? आपको यही नहीं मालूम? आप सरकार में बैठे, देश के अंदर कितना काला धन है, कितना काला धन नहीं। और अगर आपको डिमोनेटाइजेशन करना था तो पहले नए नोट आपको प्रिंट करने चाहिए थे सफिशेंट, ताकि जो लोग नोट बदलवाने आ रहे हैं वो आसानी के साथ नोट बदलवा सके। आपको याद होगा, लोग गर्मी के अंदर बैंकों के सामने लाइन लगाए खड़े रहते थे, उसमें कितने लोग मर गए थे। और यही नहीं हुआ था, इतना ब्लैक मार्केटिंग हुआ था कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो लोग आते थे कि इसमें 60% आप ले लीजिए, 40% हमें दे दीजिए, हम नए नोट ला के आपको दे देंगे। और सरकार की आंखें भी बंद थीं, कान भी बंद थे। किस लिए क्या था आपने डिमोनेटाइजेशन? आपकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। आंखें बंद करके देश के लोगों को आपने परेशान कर दिया। और यही हाल कोविड के ज़माने में हुआ था कि न जाने कितने लोग थे गर्मी के अंदर, अचानक आपने आके बयान दे दिया कि देश बंद रहेगा। मजदूर पैदल चलते हुए, मासूम बच्चे पैदल चलते हुए धूप के अंदर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इस सरकार को जनता की कोई परवाह ही नहीं है। इस तरीके के फैसले करते हैं जिससे जनता परेशान हो जाती है। जी सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो है पॉलिटिकल डिबेट्स को लेकर। अगर मैं बहुत से मीडिया चैनल्स की बात करूँ या अगर मैं नॉर्मली भी पॉलिटिकल डिबेट्स की बात करूँ, तो क्या आज के टाइम पे पॉलिटिकल डिबेट्स को एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ज़्यादा बना दिया है इंफॉर्मेशन के सोर्स से? देखिए, पॉलिटिकल डिबेट जितनी भी होती हैं, जी मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद 5,000 डिबेट पार्टिसिपेट की होंगी, जिसमें बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सबके साथ डिबेट रही होगी। कायदे से डिबेट होती थी। आप अपने व्यूज़ रखिए, मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, आप अपने आर्गूमेंट दीजिए, मैं अपने आर्गूमेंट दूँगा। लेकिन अब डिबेट का स्तर इतना नीचे हो गया है कि ऐसा लगता है कि सड़क पे खड़े हुए अनपढ़ लोग एक दूसरे से बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। और आपने एक बात ज़रूर गौर की होगी, अगर ना की हो तो इस पे गौर कीजिए, सारे चैनल्स, ज़्यादातर चैनल्स एक ही इशू पे शाम को बहस करते हैं। तो ऐसा कौन है जो हर चैनल को ये गाइड कर रहा है कि आज इसी इशू पे बात होनी है? आप किसी और इशू पे बात करेंगे, वो किसी और इशू पे बात करेंगे, तीसरा चैनल किसी और इशू पे बात करे। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि एक ही इशू पे सारे चैनल बात कर रहे हैं? इसका मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई आपको दबाव दे रहा है कि इस इशू पे आज बात होनी है। और वो इश्यूज कौन से होते हैं? जो नफरत से भरे होते हैं, या तो धार्मिक होंगे, या हिंदू मुसलमान वाले होंगे, या मंदिर मस्जिद वाले होंगे। आपने महंगाई पे कोई बहस नहीं देखी होगी। आपने कभी ये बहस नहीं देखी होगी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। आपने कभी ये बहस नहीं देखी होगी कि देश के अंदर कितना नौजवान बेरोज़गार होता जा रहा है, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि या मस्जिद बननी चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए। आपने देखा होगा 3 तलाक सही है कि गलत है। आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो सारे चैनल्स, ऐसा लगता है कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल कौन कर रहा है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। जी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपका ओपिनियन लूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो क्या हम आपके हिसाब से जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर भी सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स ऐड होने चाहिए, ताकि जो बच्चे
जो बच्चों का कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कह रही। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जब पढ़ के निकले तो उसे सारी मालूमात होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो और किसी एक आइडियोलॉजी से उसे जोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे को फ्री माइंड देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से तय करे कौन सी आइडियोलॉजी गलत है, कौन सी आइडियोलॉजी सही है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले 11 सालों के अंदर एक ख़ास आइडियोलॉजी को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आरएसएस की जो नीतियां हैं, जो आइडियोलॉजी हैं, वो स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। और हद तब हो जाती है जब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो एजुकेशनली चाहे कॉम्पिटेंट हो या ना हो, लेकिन उस आइडियोलॉजी को जिसे आरएसएस और बीजेपी मानती है उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो। बहुत सारे वीसी हैं जिन्हें इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता, उनको ये सरकार वाइस चांसलर बना रही है। तो जो बात आपने कही, इस एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म की ज़रूरत है और हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो बच्चा बड़े होके देश के हितों को सामने रख के आगे बढ़े, ना कि किसी एक राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने का काम करे। दो चीज़ें, एक एजुकेशनल सिस्टम और ख़ास तौर से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनको रेगुलेट ठीक करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपटीशन के अंदर जो बच्चा नहीं आ पाएगा वो बच्चा पैसे दे के प्राइवेट कॉलेज के अंदर चला जाएगा। जी। क्यों चला जाएगा? वहाँ की फीस क्यों नहीं आप रेगुलेट कर रहे? क्या एजुकेशन को आप कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं? बनाना नहीं चाहते, बना दिया है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अब तो पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई हैं जैसे पब्लिक टेलीफोन बूथ हुआ करते थे। हर कोने में एक यूनिवर्सिटी है, कॉमर्शलाइज हो रहा है। इसे पूरे को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से, इसका ताल्लुक़ आपके सवाल से नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रेगुलेट करना पड़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके बिल 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पेशेंट्स के आते हैं। गरीब आदमी तो उसके कॉरिडोर में नहीं जा सकता है। तो ये सरकार कर क्या रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, आप देश को तबाह करने पर तुले हैं। क्या ये देश सिर्फ पैसे वालों का रहेगा? क्या इस देश के अंदर हेल्थ और एजुकेशन सिर्फ पैसे वाले ही हासिल कर सकते हैं? गरीब बच्चे का कोई हक नहीं होगा। गरीब बच्चे ना अपने माँ बाप का इलाज करा पाएंगे, ना अपना करा पाएंगे, ना खुद पढ़ पाएंगे, ना अपने लोगों को पढ़ा पाएंगे। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जी, जैसे कि अभी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हम प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपना रहे हैं। तो क्या, अगर मैं बात करूं इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखूं अगर मैं, तो क्या इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंज से अगर हम आगे बढ़ना चाहें या अगर हम उससे निकलना चाहें, तो क्या एक प्राइवेटाइजेशन ही एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन रह गया अब? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में कोई बुराई नहीं है जी, लेकिन उसे रेगुलेट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपको फ्री कर दिया जाए कि जो मर्जी आए करिए। आप कॉलेज के अंदर जितनी फीस चाहे इतनी फीस लीजिए। आप एमबीबीएस के एडमिशन में 1 करोड़ रुपया बच्चों से ले सकते हैं। क्यों भाई, क्यों ले सकते हैं? एक बच्चा जो 1 करोड़ रुपए रखता वो तो एडमिशन ले लेगा। एक बच्चा जो 80% मार्क्स ला रहा वो इसलिए नहीं ले सकता कि 85% वाले का एडमिशन हो गया है, उसका रह गया है, वो कहाँ जाएगा? आपको प्राइवेटाइजेशन में कोई हर्ज नहीं, ना हॉस्पिटल्स, ना कॉलेज,
न किसी और मामले के अंदर, लेकिन उसको आप रेगुलेट करें और इस तरह रेगुलेट करें कि गरीब लोगों के लिए भी और मालदार लोगों के लिए भी बराबर के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। छोटा मासूम गरीब बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल कर सके जो पढ़ा लिखा बच्चा हासिल करता है। हमारी सोच होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बच्चा, अंबानी का बच्चा, अडानी का बच्चा और हमारे घर पे जो चौकीदार है उसका बच्चा एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये विचार जब तक सरकार का नहीं होगा ये चीज़ें बदल नहीं सकती। जी राशिद जी, एक सेकंड। हाँ जी। हेलो 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 जी। तो राशिद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके ओपिनियन में अगर मैं आज के यूथ की बात करूं तो आज के यूथ को पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन सा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपको देखने को लगता है? अगर आप क्या इसे एक्सप्लेन कीजिए इस सवाल को, क्या जी, मतलब? जैसे कि आजकल जो जेन ज़ीज का ज़माना है या इमर्जिंग यूथ है, उनका जो एक तरीके से पॉलिटिक्स को देखने का नज़रिया है, उसमें ऐसा कौन सा पार्ट या ऐसी कौन सी चीज़ आपको मिसअंडरस्टूड लगती है या जो उनको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं लोग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हजारों ज़बानें बोली जाती हैं। जी, इसमें सैकड़ों मज़हब हैं। एक ही मज़हब के अंदर भी अलग-अलग विचारधारे हैं। हिंदू मज़हब के अंदर, साउथ के अंदर, मैं आंध्रा से राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ, वहाँ पे मामा के साथ शादी करनी सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। भांजी की शादी अगर मामा से हो जाए तो ये शादी सबसे पायस मानी जाती है। कहाँ नॉर्थ पे? के अंदर, आंध्रा और साउथ के अंदर। अच्छा। नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। बहुत सारे इलाके जहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। मुसलमानों के अंदर ही कितने फिरके हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं। तो ये देश अलग-अलग विचारधारों का है, अलग-अलग ज़बानों का है। और हमारा जो नौजवान है उसे हमें फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपनी विजडम के हिसाब से देश को समझे और ये समझे कि हम देश को तभी इकट्ठा रख सकते हैं जब अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला आदमी, जो ना हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ना हमारी तरीक़े के कपड़े पहनता है, ना हमारे तरीक़े का खाना खाता है, वो नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे सबसे मरगूब, लजीज और अच्छा खाना कुत्ते का गोश्त खाया जाता है, वो आपकी टेबल पे यहाँ रखा होगा तो आप खाना नहीं खाएंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा वो भी भारतीय है। जो साउथ के लोग हैं वो जिस तरीके से खाना खाते हैं और जो कुछ खाना खाते हैं हम अलहदा खाते हैं। वो जिस तरीके के कपड़े और ज़बान है हमारी अलहदा है। नए नौजवान को सोचना पड़ेगा कि हमारे आपस के अंदर इतना कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें, वो हमारी इज्जत करें, अगर आपको देश एक रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैंने राज्यसभा में एक बार कहा था कि अडवाणी साहब, भारत का नक्शा कागज़ पे बना के रात को तकिए के नीचे रख के सोने से देश न मजबूत होगा न इकट्ठा होगा। इस देश के अंदर 13वीं सदी के अंदर मैं ताशकंद गया था, वहाँ पे जो तैमूर लंग का म्यूज़ियम है उसमें पूरा एक नक्शा बना है और उसमें बना है कि तैमूर लंग दिल्ली तक हुकूमत करता था। दुनिया के नक्शे बदलते और बिगड़ते रहते हैं। रशिया जैसा ताकतवर मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया है। भारत जो सन 47 में था आज नहीं है। सन 47 में जो भारत था आज 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद भी जो भारत बचा था वो भी वो भारत का नक्शा नहीं है। हमने गोवा अपने हिस्से में मिला लिया, हमने सिक्किम अपने हिस्से में मिला लिया, और हमारे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कुछ पाकिस्तान के साथ चला गया और कुछ चाइना के साथ चला गया। कागज़ पे नक्शा बनाने से नक्शा देश मजबूत नहीं होता है। इसलिए नौजवान की जिम्मेदारी है
अभी महाराष्ट्र के अंदर एक लड़के को इसलिए मारा गया कि वो मराठी नहीं बोलता था। तो अगर महाराष्ट्र में इसलिए उसे मारोगे कि वो मराठी नहीं बोलता था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किसी को इसलिए मारा जाए कि कोई हिंदी नहीं बोलता है? तो क्या केरला के अंदर इसलिए मारा जाए कि वो केरला की ज़बान नहीं बोलता है? क्या तमिलनाडु में इसलिए बोला जाए कि वो तमिल नहीं बोलता है? तब तो आप एक दिन में देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे मलयालम की इज़्ज़त करनी है, मुझे गुजराती की इज़्ज़त करनी है, उनको मेरी ज़बान की इज़्ज़त करनी, मुझे आपके मज़हब की इज़्ज़त करनी, आपको मेरे मज़हब की इज़्ज़त करनी, तभी ये देश मजबूत रहेगा, वरना देश टूट जाएगा। जी, कहीं न कहीं ये आपने बहुत अच्छे और बहुत सरल शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी और बहुत सरल शब्दों में बोलूँगी मैं, आपने ना हमारे व्यूअर्स को बहुत सी चीज़ें समझा दी और बहुत आसानी से भी। तो बस आज की ये बातचीत यहीं तक थी। ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए देखते रहे GMT। धन्यवाद।